Hello friends, in the last lecture we were discussing about socio-religious reform. सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। अलीगढ़ मूवमेंट और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। जिन्होंने आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में एएमयू बना दिया गया था, ट्रांसफॉर्म करके एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। तो ये आपका अलीगढ़ मूवमेंट था। और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट थियोसॉफिकल मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और क्यों किया गया था, मतलब किस चीज़ से इंस्पायर्ड था। तो इसमें इसको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका कि इसको जो इस्टेब्लिश किया गया वो इंडियंस के द्वारा नहीं इस्टेब्लिश किया गया था ये, और वो आपके इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में आपको इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। और ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? एचपी ब्लावात्स्की आपकी रूस की थी, रशिया। एंड दूसरा था एमएस ऑलकॉट जो थे, अब वो आपके अमेरिकन सिटीजन थे, ये मिलिट्री ऑफिसर थे और ये न्यू जर्सी अमेरिका में है, वहाँ के थे। तो ये इंडियन कल्चर से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे दोनों लोग कि इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में। और एमएस ऑलकॉट जो थे ये आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट। सेकेंड देखते हैं कि इन 1882 दे शिफ्टेड दियर हेडक्वार्टर टू आरडीआर इन मद्रास। 1882 में इनका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो इन्होंने शिफ्ट कर दिया आरडीआर आपका जो है वो मद्रास में है। मद्रास का मतलब है टुडेज चेन्नई, अब इसको चेन्नई बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना मुख्यालय हेडक्वार्टर को इस्टेब्लिश किया, ये मतलब शिफ्ट कर दिया गया था। और जो सोसाइटी थी बिलीव करती थी स्पेशल रिलेशनशिप कुड इस्टेब्लिश्ड बिटवीन पर्सन सोल एंड गॉड बाय कॉन्टेम्पलेशन, प्रेयर एंड रिविलेशन। तो सोसाइटी का जो बिलीफ था या सोसाइटी जो मानती थी कि आप जो भी एक गॉड से एक रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो गॉड मतलब पर्सन सोल जो आदमी की आत्मा है और भगवान के बीच का जो संबंध है वो आप थ्रू प्रेयर के थ्रू या मेडिटेशन, मतलब कॉन्टेम्पलेशन मतलब मेडिटेशन, आप चिंतन मनन के द्वारा भगवान से एक रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो ये आपका सोसाइटी का बिलीफ था, उनका मानना यही था। थर्ड था कि इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीफ इन री इनकारनेशन एंड कर्मा। तो ये क्या था, जो हिंदू बिलीफ था, हिंदू विचारधारा थी, उसको मानते थे, मतलब री इनकारनेशन या अवतार में बिलीव करते थे, और कर्मा की थ्योरी में इनका बिलीफ था। एंड ड्रू अप इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद एंड योगा एंड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट। और ये इंस्पायर्ड थे जो उपनिषद थे, उपनिषद मतलब फिलॉसफी, उपनिषद का मतलब फिलॉसफी होता है, जो हमारे उपनिषद थे, वेद थे या योगा था, योगा या वेदांता स्कूल के थॉट से, उनकी विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इन्होंने उसको अडॉप्ट किया। और इनका जो काम था, इट एम टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये पूरा भाईचारा के लिए काम करते थे कि लोगों में एक प्रेम भावना जागृत हो और लोग मिलजुल के रहें सोसाइटी में, कोई भी क्लासेस ना हो। तो ये इनका मानना था। और ये जो भी काम करते थे विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स एंड कास्ट एंड कलर। तो ये किसी भी जेंडर बायस नहीं थे और कास्ट और कलर के बेसिस पे सबको इक्वली ट्रीट करते थे। तो ये इनका थ्योरी थी, ये उनका बिलीफ था। इसके आगे देखते हैं। द थियोसॉफिकल मूवमेंट केम टू
allied with the Hindu Renaissance. At one time, it allied with the R Samaj too. It opposed the child marriage and advocated the abolition of caste discrimination, upliftment और आउटकास्ट इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ विडो। तो थियोसॉफिकल जो मूवमेंट था या सोसाइटी थी, इसने सोशल रिफॉर्म के लिए भी काम किए। इन्होंने जो सोसाइटी का फ्लिपमेंट था या सोशल लेवल थे, उनको भी ख़त्म किए थे। तो ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने काम किया था कि ये पहले तो हिंदू रेनेसांस मतलब और ये आर समाज के साथ भी मिलकर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था। ये इसके अगेंस्ट थे, इनका इस चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह था इसके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया। और जो एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका छुआछूत था या कास्ट के बेसिस पे जो भी मतभेद होता था, उसको ख़त्म करने की मतलब उस कोशिश की थी। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ विडो, और जो विधवाओं की स्थिति थी, जो विधवा औरतें थीं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती थी पहले, तो उनकी दशा सुधारने के लक्ष्य में भी इन्होंने काम किया था। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया द मूवमेंट बिकम समवॉट पॉपुलर विद इन द इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थियोसॉफिकल जो मूवमेंट था या सोसाइटी थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुई? जब एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ ऑलकॉट। ऑलकॉट आपके जो थे 1907 में, ये आरडीआर में ही इनकी डेथ हुई थी। तो 1907 में जब इनकी डेथ हुई तो एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया, और एनी बेसेंट आपके 1893 में इंडिया आ गई थी। तो ये मूवमेंट को एक गति मिली, मतलब मूवमेंट को बहुत पॉपुलर हो गया विद इन द इंडिया। नेक्स्ट आपका सी लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1888। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीधे पूछ लेता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1898 में, और ये किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। यही आपका फाउंडेशन रखी गई किसकी? BHU, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको मदन मोहन मालवीय, अगर BHU को इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय 1916 में। और इसको फाउंडेशन किसने रखी थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से ये आपका एनी बेसेंट ने इसको फाउंडेशन रखी थी, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टॉट। तो यहाँ पे इस कॉलेज में आपके जो भी हिंदू रिलीजन टेक्स्ट थे या जो माइथोलॉजी थी उसको भी पढ़ाया जाता था, और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट उन सबको इंक्लूड करके ही पढ़ाया जाता था। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लेटर सी जॉइन द पॉलिटिक्स। अब क्या था? ये सोशल रिफॉर्मर थे, ये एजुकेशनिस्ट थी, क्योंकि इन्होंने BHU या सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। एजुकेशनिस्ट, और इन्होंने बाद में ये पॉलिटिकल रिफॉर्मर के तौर पे या इन्होंने काम किया। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन किया, और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट था आपकी होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। होम रूल मूवमेंट आपका कब स्टार्ट किया था? 1916 में। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किसके द्वारा होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था? तो आपका पहला है, जो सबसे पहली बार शुरुआत किया गया था, वो किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक। एंड सेकंड था आपका एनी बेसेंट। तो ये आपको याद रखना होगा किस किस के द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और क्रोनोलॉजी पूछेगा तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था, ये आपके बम्बई से शुरुआत हुई थी। और सेकंड था आपका एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी होम रूल मूवमेंट, और ये 1916 में शुरुआत हुई थी। इन्होंने मार्च में शुरुआत की थी, एनी बेसेंट ने सितंबर में की थी।
नेक्स्ट उसके आगे है, सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1917। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन के बारे में पूछ लेता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछा जाएगा पहली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। और इन्होंने कहाँ के सेशन को वो चेयरमैनशिप की, ये कैलकाटा के सेशन को इन्होंने, वहाँ का प्रेसिडेंट थी ये 1917 में। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तब आपका आएगा सरोजनी नायडू। ये याद रखिएगा बिल्कुल कि पहली भारतीय महिला जब होगी प्रेसिडेंट तो होगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और पहली महिला पूछा जाएगा तब आपका एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू ने जो आपको 1925 के सेशन को में इन्होंने अध्यक्षता दी थी, और 1925 का सेशन जो था वो आपका कानपुर में हुआ था, कानपुर 1925। और 1925 में आपकी जो सरोजनी नायडू थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और ये कानपुर का सेशन था। और 1925 में ही आपकी कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस्टेब्लिश किया गया था, कानपुर में ही सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी आपको इस्टेब्लिश की गई थी 1925 में। तो ये आप याद रखिएगा। यहीं पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।